हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर विष्णु अग्रवाल स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इंजीनियरिंग सेतु। तो इंजीनियरिंग सेतु में स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र के जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें हमने डिस्कशन किया था कि हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन को हम डिफाइन कर चुके थे, हम उसको समझ चुके हैं कंडक्शन क्या होता है और कन्वेक्शन क्या होता है। यहाँ पर इस लेक्चर में हम बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र का जो थर्ड मोड है जिसको हम कहते हैं रेडिएशन, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इससे पहले मैं स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको समय समय पर मेरे जो नए वीडियो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और वीडियो के लास्ट में इसको लाइक करना ना भूलें, जितना आप लाइक करेंगे उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रेडिएशन। तो देखिए हीट ट्रांसफ़र के 2 मोड है, कंडक्शन और कन्वेक्शन, वो हमने पढ़ा है। कंडक्शन और कन्वेक्शन जो होते हैं वो बिना किसी मीडियम के पॉसिबल नहीं हो सकते। इसका मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू अगर हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो विदाउट मीडियम पॉसिबल नहीं है, यानी उनको चलने के लिए मीडियम चाहिए। जैसे हम कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करते हैं, मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन है वो करते हैं। तो यहाँ पर कंडक्शन किसके थ्रू होता है? मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू। ठीक है, इस तरह से हम कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन में भी हीट ट्रांसफ़र किसके वजह से होता है? मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से। तो वहाँ पर भी हमें मीडियम चाहिए। तो इसका मतलब है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन जो फिनोमिना है वो बिना मीडियम के पॉसिबल नहीं है। तो अगर मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड की। जो थर्ड मोड है रेडिएशन, उसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब रेडिएशन वो मोड है जो बिना किसी मीडियम की आवश्यकता के या बिना किसी रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम इट कैन ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर स्पेस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सन और अर्थ। सन और अर्थ के बीच में हम क्या मानते हैं कि कोई मीडियम है क्या, एयर है क्या, या कुछ है? नहीं है। सन और अर्थ के बीच में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, फिर भी सन से इतनी सारी रोशनी, इतनी सारी रेज हमारी अर्थ पे आ रही हैं। तो वो कैसे आ रही है? वो आ रही है रेडिएशन के थ्रू। ये जो रेडिएशन होता है ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये फोटोन की फॉर्म में या वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो सन से और अर्थ के एटमॉस्फेयर तक बिना मीडियम के आती हैं वो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेडिएशन बिना मीडियम के हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है या एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता है। जब सन के एटमॉस्फेयर में जब आती है रेज तो उनकी इंटेंसिटी या फिर हम कहें उनकी जो वेलोसिटी है, उनकी करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रेडिएशन बिना मीडियम के ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप मीडियम बीच में रख दोगे तो रेडिएशन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन तो विद मीडियम अच्छे होते हैं और रेडिएशन विदाउट मीडियम अच्छा होता है। तो हम देखते हैं कि रेडिएशन की डेफिनेशन हीट ट्रांसफ़र के हिसाब से क्या होती है। तो देखिए, तो थर्मल रेडिएशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी और वेव मोशन। तो जो रेडिएशंस हैं उनको हम रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं, और वेव मोशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय एनी टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ये होगा थ्रू इंटरवेविंग स्पेस। तो अगर दोनों के बीच में जो इंटरवेविंग स्पेस है उनके बीच में, जैसे मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है, तो ये इंटरवेविंग स्पेस है। यहाँ पर कोई सा भी मीडियम नहीं है, कोई सी भी गैस नहीं है, कोई सा भी एयर नहीं है। हम यहाँ मान के चलते हैं यहाँ वैक्यूम है। तो यहाँ से जो इसका जो टेम्परेचर है सन का वो बहुत हाई है एज कम्पेयर टू अर्थ। तो अगर हम सन का टेम्परेचर देखें तो सन का टेम्परेचर बहुत हाई है। ठीक है, तो यहाँ से जो रेडिएशन है वो कहाँ चली जाएंगी? वो अर्थ पर आएंगी। तो यहाँ पर देखिए रेडिएशन के थ्रू हीट सन से अर्थ पे आ रही है। ठीक है, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फिर कंडक्शन कन्वेक्शन भी शुरू हो जाते हैं। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर तक तो वो रेडिएशन के थ्रू आती है और फिर वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ कंडक्शन के थ्रू जाती है, कुछ कन्वेक्शन के थ्रू आती है और कुछ रेडिएशन के थ्रू आती है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से और
हमारी जो अर्थ के जो सरफेस है उस पर कैसे आती है, वो कन्वेक्शन के थ्रू और कंडक्शन के थ्रू आती है, और कुछ कुछ रेडिएशन के थ्रू भी आती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर तक तो आई है वो रेडिएशन के थ्रू, और अर्थ के एटमॉस्फेयर से अर्थ की सरफेस तक वो आएगी रेडिएशन प्लस कुछ हीट कंडक्शन के थ्रू आएगी और कुछ कन्वेक्शन के थ्रू आएगी। Transport of thermal radiation does not require any material medium between heat source and receiver। तो ये सोर्स है, सन तो सोर्स हो गया और अर्थ हो गई रिसीवर। तो सोर्स और रिसीवर के बीच में सोर्स और रिसीवर के बीच में कोई मीडियम की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ थर्मल रेडिएशन does not require any material medium between the source and receiver. Even material medium in the space reduce or eliminate the propagation of radiant energy। तो मैंने आपसे कहा भी है अगर मीडियम है बीच में तो रेडिएशन की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। इसका मतलब बिना मीडियम के रेडिएशन इफेक्टिव होगा। इन फैक्ट रेडिएशन एक्सचेंज अकर्स मोस्ट इफेक्टिवली इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में सबसे अच्छा हीट ट्रांसफ़र होता है थ्रू द रेडिएशन। तो रेडिएशन के थ्रू अगर एनर्जी ट्रांसफ़र करना है तो वो सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में होता है, वो होता है वैक्यूम में। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हीट फ्लो बाय रेडिएशन की। अब रेडिएशन की जो मैकेनिज्म है फ्रॉम सोर्स से रिसीवर तक किस तरह से होती है, देखिए। पहली मैकेनिज्म, ये सोर्स मान लीजिए, ये हमने सोर्स ले लिया, ये सोर्स है और ये है रिसीवर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हीट किस तरह से आएगी। सोर्स का टेम्परेचर बहुत हाई है और रिसीवर का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू कम है या लेस है। सोर्स का जब टेम्परेचर बहुत हाई है तो इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, वो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, या फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फोटोन्स। तो जो भी थर्मल एनर्जी है वो किस में चेंज हो गई, थर्मल एनर्जी आपकी चेंज हो गई फोटॉन्स में। फोटॉन्स की एनर्जी क्या होती है, h न्यू, ठीक है। तो जो भी एनर्जी थी थर्मल एनर्जी किस में चेंज हो गई, फोटॉन्स में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो थर्मल एनर्जी है ये किस में चेंज हो गई, फोटॉन्स में। अब ये फोटॉन्स क्या करेंगे, ये फोटॉन्स प्रोपेगेट करेंगे किस में, इंटरवेविंग स्पेस में। तो सोर्स और रिसीवर के बीच में जो स्पेस है उसमें ये फोटोन ट्रेवल करेंगे। तो पहला देखिए, ऑल बॉडीज अबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आर केपेबल ऑफ इमिटिंग रेडिएंट एनर्जी। ऐसा नहीं है कि हाई टेम्परेचर पे ही बॉडी रेडिएशन इमिट करती है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन। अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो रेडिएशन इमिट करेगा। अब कितना अमाउंट में करेगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेडिएशन की इफेक्टिवनेस या रेडिएशन की पावर बढ़ती जाएगी। तो जितनी ज़्यादा पावर का रेडिएशन होगा उतना ही लॉन्ग वो ट्रेवल कर सकता है। जैसे हम सन की बात करें, सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हम ये मान के चलें उसका टेम्परेचर कोर में 1 लाख डिग्री से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 लाख डिग्री टेम्परेचर है वहाँ का, उससे अबव टेम्परेचर है। तो उस टेम्परेचर के जो रेडिएशन होंगे वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो सन से अर्थ तक, जिनकी करोड़ों किलोमीटर डिस्टेंस है बीच में, वहाँ से यहाँ तक करोड़ों किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके भी आ जाते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर कितना है, लाखों डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। क्योंकि वो ऐसी स्पेस से वो रेडिएशन ऐसी जगह से इमिट हुए हैं जहाँ का टेम्परेचर क्या था, 1 लाख डिग्री से भी अबव था। अभी हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ क्या है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थ भी रेडिएशन इमिट करती है। ये रेडिएशन कहाँ तक जाते हैं, ये रेडिएशन जाते हैं लेकिन इतने दूर नहीं जाते कि सन तक वापस पहुँच सकें, ठीक है। तो अर्थ की जो टेम्परेचर है वो कम है, ये भी रेडिएशन इमिट करता है, और इस रेडिएशन से ये रेडिएशन कहाँ तक पहुँचते हैं, मून तक पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर आगे नहीं पहुँचते। तो ये हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा
उतने ही पावरफुल रेडिएशन इमिट होंगे, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतने ही लो लेवल के रेडिएशन इमिट होंगे। जितने पावरफुल रेडिएशन होंगे वो उतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, और लो टेम्परेचर वाले रेडिएशन कम डिस्टेंस तय करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सन है, सन का जो टेम्परेचर है वो लाखों डिग्री है, तो 1 लाख डिग्री से वो उसका टेम्परेचर है, तो वहाँ से जो रेडिएशन इमिट होते हैं वो अर्थ तक पहुँच जाते हैं। जबकि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? करोड़ किलोमीटर्स हैं। ठीक है, तो करोड़ों किलोमीटर दूर भी सन से रेडिएशन अर्थ तक आ जाते हैं, लेकिन अर्थ के रेडिएशन सन तक नहीं पहुँचते, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड समथिंग है। ठीक है, तो थाउजेंड्स में है इसका टेम्परेचर, तो इससे जो रेडिएशन निकलते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते कि वो दूर दूर तक प्लैनेट्स पे पहुंच जाएं। हाँ, तो ऑल बॉडीज अबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आर कैपेबल ऑफ इमिटिंग रेडिएंट एनर्जी। एनर्जी रिलीज इज नॉट कंटिन्यूअस। जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, बल्कि वो फोटोन, क्वांटा या पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जिसको हम कहते हैं फोटॉन्स। ठीक है, बट in the form of discrete packets or quanta of energy, which is called photon. These photons are propagated in the form of rays through interweaving space. तो ये पहला हमारा मैकेनिज्म है। ठीक है, मैकेनिज्म का पहला पार्ट है कि जिसमें थर्मल एनर्जी फोटॉन्स में चेंज होती है और फिर ये फोटॉन्स ट्रेवल करके रिसीवर तक जाते हैं। अब देखिए, इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द सोर्स। जो भी रेडिएशन इमिट हुए हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, एक तो नेचर ऑफ सरफेस पे, किस तरह की सरफेस है, और दूसरा उसका टेम्परेचर कितना है। तो ये मैंने आपको बताया ही है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही पावरफुल रेडिएशन इमिट होंगे। सेकेंड मैकेनिज्म देखिए, पैसेज ऑफ वेव मोशन थ्रू इंटरवेविंग स्पेस। अब ये जो फोटॉन्स जो कन्वर्ट हुए हैं, जो थर्मल एनर्जी फोटॉन्स में कन्वर्ट हुई है, अब ये फोटॉन्स क्या होंगे? ये इंटरवेविंग जो स्पेस है उसमें ट्रेवल करेंगे और कहाँ तक पहुँच जाएंगे? रिसीवर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, और इनकी वेलोसिटी कितनी होती है? इनकी वेलोसिटी होती है हाईएस्ट वेलोसिटी, और हाईएस्ट वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। तो जितने भी रेडिएशन है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं इन वैक्यूम। अगर एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट है तो वहाँ पर फिर लाइट की वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहा है जैसे ही मीडियम बीच में आता है तो रेडिएशन की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है। ठीक है, उसकी पावर का मतलब है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी किससे रिलेटेड होती है? वेलोसिटी से। ठीक है, तो अगर इस एनवायरनमेंट में अगर हम रेडिएशन इमिट करते हैं तो इस एनवायरनमेंट में वो जो रेडिएशन है वो लाइट की वेलोसिटी से नहीं चलेगा, लाइट से कम वेलोसिटी पे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एयर है। तो एयर मीडियम है, तो ये मीडियम रेडिएशन के लिए क्या करती है? बैरियर का काम करती है। थर्ड मैकेनिज्म देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स इनटू हीट। अब देखिए, पहले में थर्मल एनर्जी फोटॉन्स में कन्वर्ट हुई, फिर ये फोटॉन्स वहाँ से एग्जिट हुए, और ये फोटोन कहाँ पहुँच गए? ये पहुँच गए अपने रिसीवर पे। ठीक है, अब रिसीवर पे क्या होगा? देखिए, जब फोटॉन्स रिसीविंग सरफेस पे आते हैं तो ये फोटॉन्स वापस थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। तो व्हेन फोटॉन्स अप्रोच टू द रिसीविंग सरफेस देयर विल बी कन्वर्जन ऑफ वेव मोशन इनटू थर्मल एनर्जी। तो ये वापस किस में चेंज हो गए? ये वापस थर्मल एनर्जी में चेंज हो गए। ठीक है, which is partly absorbed, reflected and transmitted through receiving surface। तो जैसे ही आप मान लीजिए कि ये रिसीविंग सरफेस पे आए, ये देखिए, मान लीजिए यहाँ से रेडिएशन इमिट होके आए, तो यहाँ की थर्मल एनर्जी किस में चेंज हो गई? फोटॉन्स में। तो पहला तो ये हो गया, फिर ये फोटॉन्स ट्रेवल करके कहाँ तक आ गए? ये रिसीविंग सरफेस तक आ गए। अब रिसीविंग सरफेस इसको क्या करेगी? इसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। अब ये जो एनर्जी है ये कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने का मतलब है उसी मीडियम में टकरा के वापस चली गई। कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन, आर पार निकल गई, और कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ एनर्जी तो अर्थ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, सन की अगर हम कहें तो सन की कुछ एनर्जी तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ ट्रांसमिट कर देती है।
तो ये Q1, ये हो गया आपका Q1, इसको ले लेते हैं हम Q2 और इसको ले लेते हैं हम Q3। इसको R ले लें रिफ्लेक्ट, इसको ले लेते हैं एब्जॉर्ब और इसको ले लेते हैं ट्रांसमिटेड। यानी जो टोटल Q हमारे पास आई है वो कुछ तो रिफ्लेक्ट हुई है, कुछ एब्जॉर्ब हुई है और कुछ ट्रांसमिट हुई है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रेडिएशन पढ़ेंगे। तो जो भी थर्मल एनर्जी आई है वो कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई और कुछ ट्रांसमिटेड हो गई। एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर, तो इसके हो गए सोलर एनर्जी पासेस थ्रू इंटरस्टेलर स्पेसेस रिचेस टू द अर्थ। तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। सन से जो अर्थ तक जो हीट आ रही है, सन से जो अर्थ तक जो हीट आ रही है या फिर एनर्जी आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है? रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू आ रही है। ठीक है। इन बॉयलर फर्नेस, बिलेट रीहीटिंग फर्नेस एंड अदर हीट एक्सचेंजर apparatus, मैंने आपसे कहा है कि हर टेम्परेचर पे रेडिएशन इमिट होते हैं। तो ये जब आप बॉयलर फर्नेस की बात करें, बिलेट फर्नेस की बात करें, तो इनका सबका टेम्परेचर 1000 डिग्रीज में होता है। तो ये भी रेडिएशन इमिट करते हैं। डिज़ाइन ऑफ इंजन्स, गैस टरबाइन, न्यूक्लियर रिएक्टर, सोलर कलेक्टर, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनमें भी रेडिएशन इमिट होती है, क्योंकि इनका टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है, 100 डिग्री, 200 डिग्री, किसी का 1000 डिग्री भी होता है। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज टेम्परेचर होता है। तो यहाँ सब जगह क्या होती है? रेडिएशन इमिट होती है। तो जहाँ पर भी रेडिएशन इमिट होती है वहाँ हमें डिज़ाइन में इस रेडिएशन से जो एनर्जी इमिट हुई है उसको भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यानी उसको भी इंक्लूड मुझे करना पड़ेगा। अब देखिए, कंडक्शन के लिए मैंने कंट्रोलिंग लॉ पढ़ा था, फोरियर लॉ। कन्वेक्शन के लिए पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और थर्ड जो है रेडिएशन, तो रेडिएशन के पीछे जो कंट्रोलिंग लॉ है वो है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। तो रेडिएशन, रेट ऑफ रेडिएशन अगर मुझे निकालना है तो वो मैं किससे निकालूंगा? स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से। तो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, rate of heat transfer per unit area through thermal radiation is directly proportional to the fourth power of the temperature of the surface of the body। तो अगर मान लीजिए कि ये सरफेस, ये बॉडी है, इसकी सरफेस का टेम्परेचर T है। ठीक है। इससे जो एनर्जी इमिट हो रही है इसको हम ले लेते हैं EB। ये ब्लैक बॉडी मैंने ली है। ब्लैक बॉडी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट करती है। ठीक है। तो अभी मैं ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो देखिए, ये ब्लैक बॉडी से निकली हुई एनर्जी, ये रेडिएशन है, इसलिए इसको हमने EB से, E से लिया है, रेडिएंट एनर्जी, इसलिए हमने इसको E से लिया है। कन्वेक्शन और कन्वेक्शन में मैंने Q से लिया था, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो रही थी। यहाँ पर हीट पहले एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और फिर ट्रांसमिट हो रही है। तो यहाँ देखिए, तो एनर्जी या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये देखो, ये टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना है? T, तो T की पावर 4, तो EB अपॉन A, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो EB अपॉन A इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। तो जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो आता है सिग्मा बी। तो हम इसको यूँ लिखते हैं इजिकल टू सिग्मा बी इंटू T4। सिग्मा बी जो है ये एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है सिग्मा बी की। ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो EB कितना हो गया स्टूडेंट? EB हो गया सिग्मा बी इंटू A T टू द पावर 4। तो ये आ गई एनर्जी, रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। तो ये हो गया सिग्मा बी A T4। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी रेडिएशन के थ्रू एक स्पेस से दूसरे स्पेस में या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। ये जो इक्वेशन है
ये आइडियल रेडिएटर के हिसाब से लिखी है। रेडिएटर का मतलब है जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो ये रेडिएटर है, इसको हम कहेंगे रेडिएटर। और यहाँ जो हमने लिया है आइडियल रेडिएटर लिया है। आइडियल रेडिएटर सबसे ज़्यादा रेडिएशन इमिट करता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ब्लैक बॉडी होती है, प्योरली ब्लैक बॉडी, वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन करती है, सबसे ज़्यादा हीट को रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन है वो कौन इमिट करेगा? ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के लिए ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, EB = सिग्मा बी AT4। सिग्मा बी स्टीफन वोल्टेजमान कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 5.67, जो कि स्टीफन वोल्टेजमान ने एक्सपेरिमेंट से निकाली थी। ये होगी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। तो ये सिग्मा बी की वैल्यू है। ये तो हमने किस में लिखा है? SI यूनिट में लिखा है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। अगर आपको MKS में लिखना है तो ये किलो कैलोरी, आप किलो कैलोरी में आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4.86 × 10⁻⁻8 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर आवर केल्विन 4। ठीक है, तो ये किलो कैलोरी में हो गया। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल में हम इसी को काम में लेते हैं ज़्यादातर। तो ए क्या हो गया? ए उस सरफेस का एरिया हो गया जो कि उसको इमिट कर रही है, यानी जिस सरफेस से रेडिएशन इमिट हो रही है वो एरिया हो गया, और टी हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम बात करें रियल सरफेस की, तो रियल सरफेस से जो रेडिएशन इमिट होते हैं वो ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रेडिएशन इफेक्ट होते हैं और उनकी वैल्यू, उनका अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, तो द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय रियल सरफेस। अब हम रियल सरफेस की बात करते हैं। ठीक है, तो रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय रियल सरफेस इज लेस देन फॉर एन आइडियल एमिटर। तो अगर तो रियल सरफेस जो रेडिएशन इमिट करता है उसकी वैल्यू आइडियल इमिटर से कम होती है। रेडिएटर का है या इमिटर का है, देखिए एक ही वर्ड है। रेडिएशन जो इमिट करता है उसको आप इमिटर भी कहते हैं, और उस बॉडी को रेडिएटर भी कहते हैं हम। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं रियल सरफेस की बात करूँ, ठीक है, तो देखिए रियल सरफेस कितना रेडिएशन इमिट करती है। E = E/A कर दें हम। ठीक है, E/A = एप्सिलॉन सिग्मा बी T4। यहाँ पर एक टर्म नहीं आई है, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इमिसिविटी। ठीक है, तो ये है रेडिएंट प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस। उसकी इमिसिविटी पे डिपेंड करेगा कि वो कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, अगर इमिसिविटी 1 है किसी बॉडी की या किसी मटेरियल की या किसी सरफेस की, तो वो होगी सिग्मा बी T4। तो ये हो जाएगा सिग्मा बी AT4। तो ये क्या हो गया? ये ब्लैक बॉडी हो गई। तो इमिसिविटी 1 किसके लिए होती है? इमिसिविटी 1 होती है ब्लैक बॉडी के लिए, क्योंकि ब्लैक बॉडी क्या करती है? 100% हीट को रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र करती है। लेकिन अगर हम रियल बॉडी की बात करें तो वो 100% हीट को रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं करती है। ठीक है, तो इमिसिविटी एक तरह से हो गई। इमिसिविटी इंडिकेट द हाउ इफेक्टिवली द सरफेस इमिट रेडिएशन कंपेयर टू ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में सरफेस कितना रेडिएशन इमिट कर रही है, ये कौन बताता है? इमिसिविटी। अगर हम कहें इमिसिविटी 0.8 है, इसका मतलब ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में वो सिर्फ 80% एनर्जी ही रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र कर रही है। अगर ब्लैक बॉडी 100% कर रही है तो वो बॉडी जिसकी इमिसिविटी 0.8 है तो वो 80% ही कर रही है। हाँ, इसका मतलब 20% कम करेगी वो। तो अगर हम इमिसिविटी की डेफिनेशन देखें तो वो देखो इस तरह से आती है।
सो अब बात करते हैं स्टूडेंट रेडिएशन एक्सचेंज की। तो रेडिएशन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि कोई बॉडी हीट ले भी रही है यानी रिसीव भी कर रही है और रिजेक्ट भी कर रही है यानी ट्रांसमिट भी कर रही है। तो अगर दो बॉडीज़ आमने सामने रखी है, दोनों का पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो एक बॉडी रेडिएशन इमिट भी करेगी क्योंकि उसका खुद का कुछ टेम्परेचर है और साइमल्टेनियसली वो दूसरी बॉडी से आने वाली रेडिएशन को रिसीव भी करेगी। तो बॉडीज़ क्या करती हैं, साइमल्टेनियसली हीट रेडिएशन इमिट भी करती है और रिसीव भी करती है। तो इसको हम कहते हैं रेडिएशन एक्सचेंज ऑफ द बॉडी। अब देखिए, नॉर्मली अ बॉडी रेडिएटिंग हीट साइमल्टेनियसली रिसीविंग हीट फ्रॉम अदर बॉडीज एज रेडिएशन। तो मान लीजिए कि कोई दो बॉडी यहाँ रखी हुई है, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। T1 की वैल्यू हम मान लेते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2 है। रेडिएशन दोनों इमिट करेगी क्योंकि दोनों का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। हमने पढ़ा है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर है तो हर बॉडी रेडिएशन इमिट करती है। तो यहाँ पर ये रेडिएशन इमिट करेगी, इसके रेडिएशन ज़्यादा पावरफुल होंगे एज कम्पेयर टू इसके। तो ये देखिए, ये रेडिएशन इमिट करेगी। मान लीजिए इसने E1 रेडिएशन इमिट किए, ठीक है, और यहाँ से रेडिएशन भी इमिट हो रहे हैं। मान लीजिए इसने E2 रेडिएशन इमिट किए। ओके, तो अगर इस बॉडी का देखेंगे तो देखिए ये E2 रेडिएशन इमिट कर रही है और E1 रेडिएशन रिसीव कर रही है। इस बॉडी का अगर हम देखें तो ये E2 रेडिएशन रिसीव कर रही है और E1 रेडिएशन रिजेक्ट कर रही है या फिर इमिट कर रही है। तो रेडिएशन एक्सचेंज को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर सरफेस 1 एट टेम्परेचर T1। तो मान लीजिए ये T1 सरफेस, T1 टेम्परेचर पे एक सरफेस ले ली मैंने, ठीक है, एनक्लोज बाय ब्लैक सरफेस एज टेम्परेचर T2। यहाँ पर इसको मैंने एनक्लोज कर दिया, किससे, ब्लैक सरफेस से। ये ब्लैक सरफेस हो गई हमारे पास, इसका टेम्परेचर है T2। ओके, अब देखिए ब्लैक सरफेस रेडिएशन इमिट करेगी तो वो किधर जा रही है सारी रेडिएशन, वो इसको, ये जो बॉडी 1 है, टेम्परेचर T1 वाली जो बॉडी है, इस सारे रेडिएशन को क्या करेगी, रिसीव करेगी। तो मान लीजिए कि E1 अमाउंट ऑफ रेडिएशन ब्लैक सरफेस ने, E2 अमाउंट ऑफ रेडिएशन ब्लैक सरफेस ने इमिट किया है, और T1 ये भी कितना रेडिएशन इमिट करेगी, E1। क्योंकि मैंने कहा है आपसे कि जो भी सरफेस किसी टेम्परेचर पे होती है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ज़्यादा किसी भी बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो वो क्या करती है, रेडिएशन इमिट कर रही है। तो T1 तो रेडिएशन इमिट कर रही है E1 और T2 ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट कर रही है E2, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं इसका नेट एक्सचेंज निकालूं इस बॉडी का, तो ये कितना आएगा, ये आएगा देखिए E इज इक्वल टू, या फिर हम ले लें Q इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 तो जो इसने इमिट किए, E2 जो इसने रिसीव किए। तो नेट हीट एक्सचेंज कितना हो जाएगा, ये देखिए, सिग्मा B A1 T1 4 स्टीफन वोल्टेज मान लो, ये तो प्लैंक कांस्टेंट हो गया। किस सरफेस के रेस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में। इस सरफेस का एरिया कितना है, A1, और टेम्परेचर कितना है इसका, T1 4। तो ये रेडिएशन तो उसने इमिट की है, माइनस, अब इसने रिसीव कितनी की है, ये देखिए E2 इसने रिसीव की है, तो ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट सिग्मा B A1, क्योंकि ये यही सरफेस रिसीव कर रही है इसलिए एरिया A1 ही आएगा, और कितना हो गया, टेम्परेचर T2 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, देखिए ये हो गया सिग्मा B A1 T1 4। इसको यूँ भी लिखते हैं समझने के लिए आप कि सिग्मा B T4। ये ब्लैक बॉडी की इमिशन पावर थी, इतनी रेडिएशन उसने इमिट करी, उसमें से A1 एरिया ने इतनी रेडिएशन उसको रिसीव करी है। तो यहाँ पर हो गया
सिग्मा बी A1 T1 4 माइनस T2 4। तो यहाँ तो हमने क्या है ब्लैक बॉडी मान के और इसको कैलकुलेशन किया है। अगर ब्लैक बॉडी को अगर आप रियल बॉडी लेंगे ब्लैक बॉडी की जगह तो इमिसिविटी और आ जाएगी। सिमिलरली नेट हीट ट्रांसफर बिटवीन रियल सरफेसेस, अगर रियल सरफेसेस की बात करें एंड सराउंडिंग ब्लैक सरफेसेस की बात करें तो देखो कितना होगा। यहाँ पर ये दोनों जो बॉडीज थी ये दोनों ब्लैक सरफेसेस हैं, ठीक है। अगर हम अंदर ये रियल सरफेस ले लें हम, तो रियल सरफेस की इमिसिविटी कितनी है एप्सिलॉन 1 मान लेते हैं। इसका टेम्परेचर ले लेते हैं T1 और ये T2, ये ब्लैक सरफेस है। तो ब्लैक सरफेस से जो रेडिएशन इमिट हुई है वो है E2, इससे जो रेडिएशन इमिट हुई है वो है E1। तो यहाँ देखिए E1 माइनस E2, E1 कितना है, E1 है सिग्मा बी एप्सिलॉन 1, इसका एरिया A1 और T1 4। इतनी रेडिएशन रियल सरफेस इमिट करेगी, ठीक है। अब उसने रिसीव कितनी की है देखिए, यहाँ से कितनी रेडिएशन आ रही है इस वाली सरफेस से, ब्लैक सरफेस से, वो आ रही है सिग्मा बी T4। और ये कितना रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा एप्सिलॉन N2 A1। इतना एरिया, क्योंकि A1 एरिया इसको रिसीव कर रहा है तो इतना एरिया हो गया A1 और उसकी इमिसिविटी एप्सिलॉन 1 है, ठीक है। तो रेडिएशन अगर इमिट करता है तो भी वो रियल बॉडी के हिसाब से करेगा और अगर वो रिसीव करता है तो भी वो रियल बॉडी के हिसाब से करेगा। तो रिसीविंग में भी इमिसिविटी आ जाएगी। तो एक तरह से जो इमिसिविटी है वो इफेक्टिवनेस बताती है रेडिएशन इमिट करने का और रेडिएशन रिसीव करने का। अगर हम ब्लैक सरफेस की बात करें तो ब्लैक सरफेस के लिए इमिसिविटी 1 होती है, तो क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे सारे रेडिएशन इमिट कर देती है और लो टेम्परेचर पे जितने भी रेडिएशन उसके ऊपर गिरते हैं वो सारे के सारे वो रिसीव कर लेती है। इसका मतलब ब्लैक बॉडी की जो इमिसिविटी है वो 1 है। तो यहाँ पर इमिसिविटी और एरिया के हिसाब से ये जो बॉडी है रियल सरफेस वो रेडिएशन रिसीव करेगी। तो हमारे पास आ गया सिग्मा बी एप्सिलॉन 1 A1 T1 4 माइनस T2 4। ये हमारे पास नेट एक्सचेंज ऑफ रेडिएशन आ गया, ओके। बॉडी एट हाई टेम्परेचर रेडिएट मोर एंड रिसीव लेस एनर्जी। तो मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा रेडिएशन वो इमिट करेगी। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे वो रेडिएशन ज़्यादा इमिट करेगी और कम टेम्परेचर पे ज़्यादा रिसीव करेगी, हाँ। तो हाई टेम्परेचर पे बॉडी रेडिएशन को ज़्यादा इमिट करती है और रिसीव लेस करती है, ठीक है। सो स्टूडेंट, होप यू एंजॉइंग द वीडियो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया है रेडिएशन के बारे में, जो कि थर्ड मोड है हीट ट्रांसफ़र का। और रेडिएशन को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रेडिएशन जो ट्रांसफ़र होती है या हीट जो ट्रांसफ़र होती है थ्रू रेडिएशन वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, जिसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। बल्कि मीडियम अगर आप रख दें बीच में तो रेडिएशन की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। उसके बाद हमने बात की कंट्रोलिंग लॉ की, स्टीफन वोल्टाजमान लॉ। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन वोल्टाजमान लॉ, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। तो किसी भी सरफेस का टेम्परेचर अगर T है तो उसकी आप फोर्थ पावर लें, T की पावर 4 हो जाएगा। तो रेट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। इसके बाद हमने बात की थी नेट रेट हीट एक्सचेंज की। तो जो बॉडी है साइमल्टेनियसली
हाई टेम्परेचर, कोई भी बॉडी अगर किसी टेम्परेचर पे होती है तो वो रेडिएशन ट्रांसफ़र भी करती है यानी इमिट भी करती है, और कहीं किसी दूसरी बॉडी से अगर रेडिएशन आ रहे हैं तो उनको रिसीव भी करती है। तो अगर हमें नेट एक्सचेंज निकालना है तो वो हो जाएगा E1 माइनस E2। इसका मतलब अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड माइनस अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव। तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी चैनल पे, तब तक के लिए नमस्कार।